In today's lecture, we will be discussing about legislation, that is the third and most important source of law nowadays in the modern period. What is legislation? Basically, legislation is the making of law, defining of rules by an authority which has the power. Legislation का मतलब क्या होता है कि नए नए लॉज को बनाना, और बनाना किसके थ्रू? ऐसी अथॉरिटी जिसके पास पावर है लॉ को बनाने की, लॉ को इनेक्ट करने की, पॉलिसीज़ को मेक करने की। ठीक है, तो ये कौन सी अथॉरिटी है? अगर हम इंडियन सिनेरियो लेते हैं तो इंडिया का पार्लियामेंट हैज़ द सोवेन पावर टू मेक लॉज एंड इनेक्ट देम। ठीक है, ये पावर उसको किसने दी है? ये पावर उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। ठीक है, तो लेजिस्लेचर क्या होती है? बेसिकली वो बॉडी जो असल में कानून को बनाती है, और मॉडर्न लॉ में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सोर्स है लॉ की, दैट इज़ द लेजिस्लेचर इट्सेल्फ। ठीक है, लेजिस्लेचर क्या करती है? लेजिस्लेचर लॉ को बनाती है। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेशन एंड कस्टम। ठीक है, लेजिस्लेशन में क्या होता है? बेसिकली लेजिस्लेशन में जो अथॉरिटी है वो लाई करती है विल ऑफ द स्टेट में। स्टेट की जो विल है उसके अंदर अथॉरिटी लाई करती है। स्टेट क्या कानून बनाना चाहती है उसके अंदर ही उसकी अथॉरिटी लाई करती है। विल ऑफ द स्टेट में लेजिस्लेशन की अथॉरिटी लाई करती है, लेकिन कस्टम के केस में अथॉरिटी लाई किस में करती है? विल ऑफ द पीपल में। जिसको लोग चाहते हैं फॉलो करना, जिस चीज़ को लोग मानना चाहते हैं उसको फॉलो करते हैं। तो लेजिस्लेशन और कस्टम में पहला डिफरेंस क्या हो गया? लेजिस्लेशन में जो अथॉरिटी लाई करती है वो विल ऑफ द स्टेट में, गवर्नमेंट के अंदर की जो विल है उसके अंदर लाई करती है, और कस्टम के केस में क्या है? अथॉरिटी लाई करती है विल ऑफ द पीपल में, लोगों के अंदर जिस चीज़ को मानना चाहते हैं। लेजिस्लेशन इज़ अ एडवांस मेथड ऑफ लीगल डेवलपमेंट। लेजिस्लेशन जो है वो सबसे ज़्यादा एडवांस मेथड है लॉ को लीगल डेवलपमेंट का। और कस्टम क्या है? कस्टम एक प्रिमिटिव मेथड है। कस्टम के लिए पहली कंडीशन ही क्या है? जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि एंटिक्विटी सिंस द टाइम इमेमोरियल, बहुत टाइम से फॉलो होती हुई आने वाली प्रथा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक प्रिमिटिव मेथड है लॉ को बनाने का। लेकिन लेजिस्लेशन इज़ द लेटेस्ट और द मॉडर्न और द मोस्ट एडवांस मेथड ऑफ लीगल डेवलपमेंट है। ठीक है, लेजिस्लेशन ज़्यादा अथॉरिटेटिव है, मतलब लेजिस्लेशन के पास ज़्यादा अथॉरिटी है। क्यों? क्योंकि इसको बनाने वाली अथॉरिटी के पास खुद से बहुत ज़्यादा पावर है। उसको बनाने वाली अथॉरिटी कौन है? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन मेकिंग द लेजिस्लेशन। ठीक है, तो लेजिस्लेशन में अथॉरिटी फोर्स, बाइंडिंग फोर्स ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसको बनाने वाली अथॉरिटी के पास पावर्स ज़्यादा हैं। ठीक है, कस्टम और दूसरे केस में कस्टम नीड टू बी कन्फर्म्ड विद द स्टैट्यूट, इन कन्फर्मेशन विद द स्टैट्यूट होना चाहिए। कस्टम को जब हम पढ़ रहे थे कि वैलिड कस्टम के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि दैट इट शुड बी इन कन्फर्मिटी विद द स्टैट्यूट, दैट इज द लेजिस्लेशन इटसेल्फ। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है लेजिस्लेशन एंड कस्टम का। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड थिंग, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेशन एंड प्रेसिडेंट। लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट में क्या डिफरेंस है? लेजिस्लेशन यूज़ करता है डिडक्टिव मेथड को। डिडक्टिव मेथड का क्या मतलब हुआ? जज कोई लॉ अगर बनाएगा, किसी केस को अगर इंटरप्रेट करेगा, तो वो अपना दिमाग कम लगाएगा, और जो लेजिस्लेशन, जो कानून बना हुआ है उसके अंदर जो प्रोसीजर लेट डाउन है उसको देखकर बनाएगा। तो जैसे कि हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, जब हम प्रेसिडेंट के डिडक्टिव मेथड पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था? इसको क्या कहते हैं? डिडक्टिव मेथड। वाइल प्रेसिडेंट में के केस में क्या होता है? प्रेसिडेंट के केस में इंडक्टिव मेथड होता है कि एक पर्टिकुलर केस आया, उस केस के सर्कमस्टेंसेस के ऊपर कोई लीगल प्रिंसिपल निकल कर आया, तो इसमें उसने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट को नहीं किया, लेकिन बल्कि अपना दिमाग लगाया और उन सर्कमस्टेंसेस से एक केस को, एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ लॉ को निकाला, लीगल प्रिंसिपल को निकाला। तो वो क्या होगा? दैट इज इंडक्टिव मेथड। लेजिस्लेशन नॉट ओनली हैव लॉ मेकिंग पावर बट कैन ऑल्सो चेंज लॉ। लेजिस्लेशन क्या है? लेजिस्लेशन के पास सिर्फ लॉ मेकिंग पावर नहीं होती, वो लॉ को बदल भी सकता है। मान लो कोई, जैसे अमेंडमेंट आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ना सिर्फ लेजिस्लेशन क्या है? सिर्फ लॉ को बना ही नहीं सकता, वो लॉ को बदलने की पावर भी रखता है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड प्रेसिडेंट क्या है? जजेस के डिसीजन क्या है? वो सिर्फ लॉ की इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर लॉ के अंदर कोई गड़बड़ है तो उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक नया लॉ नहीं बना सकते हैं। ठीक है, लॉ की इंटरप्रिटेशन से कुछ नया निकल के आ जाए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप बोलें कि पूरा का पूरा लॉ ही चेंज कर देगा प्रेसिडेंट, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि प्रीएम्बल के केस में हमने पढ़ा था, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी थी, तो एक
नई चीज़ निकल कर आई उन सर्कमस्टेंसेस केसेस के सर्कमस्टेंस से, उसने एक उस लॉ के उस पार्ट से कोई नई चीज़ निकल कर आई, ठीक है, थ्योरी, बेसिक थ्योरी, स्ट्रक्चर थ्योरी निकल कर आई, लेकिन वो कोई नया लॉ एकदम से नहीं बना सकता, या फिर नए लॉ को चेंज नहीं, किसी पुराने लॉ को पूरी तरीके से चेंज नहीं कर सकता, हालांकि लेजिस्लेचर के पास ये पावर होती है। तो दिस इज अनदर बेसिक डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेशन एंड प्रेसिडेंट। लेजिस्लेशन क्या होता है? लेजिस्लेशन इज ब्रीफ, क्लीन, इजी एंड अंडरस्टैंडेबल। लेजिस्लेशन बहुत ज़्यादा ब्रीफ में, इजी होता है, सिंपल लैंग्वेज में होता है और अंडरस्टैंडेबल होता है, ठीक है। कोई लॉ बन रहा है तो सीधा सीधा उसमें बता दिया जाएगा कि इस लॉ के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्रेसिडेंट होता है तो प्रेसिडेंट के केस में ये सीन नहीं होता है। प्रेसिडेंट में क्या होता है कि कोई केस आपके पास आया तो उसके अंदर से प्रिंसिपल डिड्यूस होते हैं, ठीक है, तो वो इतने क्लियरली एस्टेब्लिश नहीं होते जितने लेजिस्लेचर के केस में होते हैं। लेजिस्लेचर में बहुत ज़्यादा क्लियरली सारी चीज़ों को एस्टेब्लिश किया है, क्योंकि लेजिस्लेचर का मतलब ही क्या है कि एक पर्टिकुलर लॉ बनाया जा रहा है, लॉ लेजिस्लेशन को हेल्ड किया जा रहा है, तो उसमें किसी भी तरीके की एम्बिगिटी छोड़ना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर एम्बिगिटी होगी तो फिर लेजिस्लेशन का कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई रूल ऑफ लॉ समझ में नहीं आ रहा तो प्रेसिडेंट फिर एक्ट करेगा उस चीज़ को समझाने में कि ये ऐसे, क्योंकि इस लॉ जो बनाया था, लॉ बनाने के पीछे रीजंस ये थे, इसका बेसिक मोटिव ये था, इसके प्रियम्बल ये चीज़ मेंशन करती है, तो वो कर सकता है। प्रेसिडेंट क्या है, केसेस के गो थ्रू जाके किसी प्रिंसिपल को निकाल सकते हैं, लेकिन वो इतना, प्रेसिडेंट जो होता है वो उस पर्टिकुलर चीज़ पे काम करता है, जबकि लेजिस्लेशन क्या होता है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल और क्लियर होता है। और प्रेसिडेंट क्या होता है, एक पर्टिकुलर केस के ऊपर आपने दिमाग लगाकर उसके अंदर से कुछ लीगल प्रिंसिपल्स को निकाला, ठीक है। दिस इज द अनदर डिफरेंस। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेशन एंड प्रेसिडेंट क्या है? लेजिस्लेशन इज मोस्टली प्रोस्पेक्टिव। लेजिस्लेशन क्या होता है, कोई अगर कानून बनाया जाता है तो वो मोस्टली प्रोस्पेक्टिव होता है, मतलब अब तक जो हुआ सो हुआ, आने वाले चीज़ों के लिए लॉ बनाया जाता है। ये रेट्रोस्पेक्टिवली एक्ट नहीं करता है, पुराने जो केसेस डेल्थ हो गए उनके हिसाब से ये डेल्थ नहीं करता है अगर कोई भी नया लॉ लाया जाता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट मोस्टली जो एक्ट करता है वो रिट्रोस्पेक्टिवली एक्ट करता है। मान लो कोई केस आया, किसी में सर्कमस्टेंसेस कुछ थे, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर कोई डिसीजन दिया गया तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली एक्ट करेगा, वो बाइंडिंग होगा लोअर कोर्ट्स के ऊपर, और उसके पीछे के जो भी केसेस उस चीज़ से डील हुए होंगे तो वो उस पर भी काम करेगा, ठीक है। क्योंकि लीगल प्रिंसिपल या फिर जब भी कोई अच्छी चीज़ प्रेसिडेंट से निकल कर आती है तो बेसिकली किसी चीज़ का इंटरप्रिटेशन होता है, तो इंटरप्रिटेशन जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली भी एक्ट करता है, क्योंकि ज़्यादातर वो फ़ायदे के लिए होता है। अब रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव को लेके इंडियन स्टैंड क्या है ये भी समझ लेते हैं यहीं पर। इंडियन स्टैंड ये है कि अगर कोई भी चीज़ रेट्रोस्पेक्टिवली कोई लॉ बना, वैसे तो ज़्यादातर जो लॉ होते हैं वो प्रोस्पेक्टिव होते हैं, लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाएगा तो प्रोस्पेक्टिव बनाएगा। तो प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव में इंडियन स्टैंड ये है कि अगर कोई लॉ बनता है और वो किसी चीज़ को फ़ायदा पहुंचा रहा है तो उसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया जा सकता है, अदरवाइज उसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं किया जा सकता। इसका एग्जांपल कैसे है, मान लो मर्डर की सज़ा पहले 7 साल थी, ठीक है, अब एक नया लॉ बना, उसमें उसकी सज़ा 5 साल हो गई, तो अब क्या हुआ, क्रिमिनल को इससे फ़ायदा हो रहा है, जो भी मतलब कन्विक्टेड हैं उनको इससे फ़ायदा हो रहा है, तो ये रेट्रोस्पेक्टिवली जाएगा। तो जिसने 5 साल तक की सज़ा पूरी कर ली है उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई लॉ बनता है जो कि पहले 5 साल की सज़ा थी मर्डर के लिए और अब 10 साल की कर दी जाती है, तो फिर ये रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं जाएगा, ये प्रोस्पेक्टिवली रहेगा, आगे वाले केसेस के लिए रहेगा। तो दिस वॉज इंडियन स्टैंड रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव। व्हेन एज फार एज लेजिस्लेशन एंड प्रेसिडेंट कंसर्न, लेजिस्लेशन ज़्यादातर बनती हैं प्रोस्पेक्टिव और प्रेसिडेंट ज़्यादातर बनती हैं ऐसी जो कि मोस्टली रेस्पेक्टिव भी होती हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी उनका होता है, ठीक है। अब एक अनदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेशन एंड प्रेसिडेंट वो ये है कि लेजिस्लेशन जो है वो फ्यूचर के आने होने वाले किसी इवेंट के लिए भी बनाई जा सकती हैं, ठीक है। मान लो कल को कोई काम अगर होना है तो उसके लिए भी लेजिस्लेशन बनाई जा सकती है। आज के टाइम में वो सिनेरियो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आगे जाके अगर कोई सिनेरियो एग्जिस्ट करता है तो उसमें बिफोर हैंड आप कोई लेजिस्लेशन लॉ बना सकते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं हो सकता, आप कोई ऐसा डिसीजन नहीं दे सकते जो कि आने वाले सर्कमस्टेंसेस को डील करेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट जो जुडिशियल डिसीजन होता है वो किस चीज़ में दिया जाता है, वो केस में ही दिया जाता है। तो केस में अगर कोई डिसीजन दिया जाता है तो केस में कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन पर डिसीजन तो दिया नहीं जाता, फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस पे दिया जाता है। तो
प्रेसिडेंट के केस में कभी भी कोई ऐसा लॉ निकल कर नहीं आ सकता जो कि फ्यूचर के लिए हो, ऐसा कोई प्रिंसिपल निकल कर नहीं आ सकता जो कि किसी फ्यूचर में होने वाले केस के आधार पर दिया जाए, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर केस के आधार पर ही बनाया जा रहा है जो भी नया प्रिंसिपल लेट डाउन हो रहा है। हालांकि लॉ किसी फ्यूचर सिनेरियो के लिए बनाया जा सकता है, प्रेसिडेंट किसी फ्यूचर केस के ऊपर नहीं दिया जा सकता है। दिस इज अनदर डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेशन एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, now we will talk about supreme and subordinate legislation. Supreme legislation is made by supreme authority having power to make law. सुप्रीम लेजिस्लेशन हमेशा बनाई जाती है सुप्रीम अथॉरिटी के द्वारा जिसके पास पावर है लॉ को बनाने की। ठीक है, इंडिया में सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? इंडिया में द सुप्रीम अथॉरिटी इज़ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्या हो गई? ये हो गई सुप्रीम लेजिस्लेशन। सुप्रीम लेजिस्लेशन कौन बनाता है? सुप्रीम अथॉरिटी जिसके पास पावर है, जैसे कि पार्लियामेंट। ठीक है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कौन बनाता है? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो बनाती हैं वो अथॉरिटीज़ बनाती है जिनको पावर दी जाती है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस बनाने की। पार्लियामेंट जिसको भी पावर देगा, जिस भी अथॉरिटी को पावर देगा लॉ बनाने की, इस टाइप के लेजिस्लेशन को क्या कहते हैं? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो पार्लियामेंट उनको पावर देता है कि आप इन चीज़ पे, इन मसलों पे लॉ बना लेते हैं। तो वो सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, वो लोअर अथॉरिटीज़ हैं या सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ हैं। तो कोई भी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी जब लेजिस्लेशन बनाती है तो उसको क्या, इस लेजिस्लेशन को क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन हम और डिटेल में पढ़ेंगे तो इजीली और समझ में आ जाएगा कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होती है, क्योंकि सुप्रीम लेजिस्लेशन तो एक ही हो गई जो कि पार्लियामेंट बनाएगा। जैसे कि पार्लियामेंट कोई भी एक्ट पास करता, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है या फिर कोई सा भी एक्ट पार्लियामेंट ने जो भी पास कर दिया वो क्या हो गया? सुप्रीम लेजिस्लेशन हो गया। अब सबऑर्डिनेट अथॉरिटी क्या हो गया? जिसको पार्लियामेंट ने पावर दी लॉ बनाने की अपने हिसाब से, वो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी जो भी लॉ बनाएंगे उसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, सुप्रीम लेजिस्लेशन में जब हम कंपेयर करते हैं ब्रिटेन से इंडियन सिस्टम को, तो ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है उस वो सुप्रीम लेजिस्लेशन जब बनाता है तो उसके ऊपर कोई चेक नहीं है, किसी भी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर नहीं है। वो जैसे चाहे वैसे लॉ बना सकता है और उसको फिर आप चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इट इज़ नॉट द केस इन इंडिया। इंडिया में अगर कोई लेजिस्लेशन बनता है तो कोई भी बॉडी, क्या है, लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो या फिर जुडिशरी हो, कोई भी बिल्कुल पूरी तरीके से एब्सोल्यूट पावर किसी के पास नहीं है। हर कोई एक दूसरे के सबऑर्डिनेट है ताकि बैलेंस ऑफ पावर बना रहे। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस ऑफ पावर की बात करता है। ठीक है, तो इंडिया में पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाता है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर्स कौन कौन सी होती है? सबसे पहले ऑटोनोमस लेजिस्लेशन। ऑटोनोमस लेजिस्लेशन क्या होती है? सुप्रीम अथॉरिटी delegates power to a group of individuals to legislate on the matter entrusted in them. Laws made by them are called autonomic laws and body is called autonomous body. Autonomous legislation किसे कहते हैं? सुप्रीम अथॉरिटी दैट इज़ पार्लियामेंट जब किसी बॉडी को पावर देती है, ग्रुप ऑफ बॉडी को, एक छोटी बॉडी को पावर देती है कि वो अपने इंटरनल मैटर्स से रिलेटेड कोई लॉ बना सकती है, अपने रेगुलेशन से रिलेटेड कोई रेगुलेशन बना सकती है, कोई रूल बना सकती है अपने इंटरनल मैटर से रिलेटेड। तो उस तरीके की लेजिस्लेशन को क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस लेजिस्लेशन। दिस इज़ अ काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे रेलवेज है, रेलवे अपने कर्मचारियों के लिए इंटरनल कंडक्ट के लिए, उनकी प्रोसीजर के लिए जो भी लॉ बनाएगी इंटरनली, ये क्या हो गई? ये एक तरीके से सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन हो गई। किस टाइप की? ऑटोनॉमस। क्योंकि रेलवे एक अपनी बॉडी है, बॉडी के अंदर इंटरनल मैटर्स के लिए उसके कर्मचारी कैसे काम करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा निकालने का, रखने का, जो भी इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी रूल या लॉ बनाएगी तो इसको क्या कहेंगे? ऑटोनॉमस लॉ, ऑटोनॉमस लॉ। ठीक है, ये अथॉरिटी क्या हो जाएगी? ऑटोनॉमिक अथॉरिटी हो जाएगी। दूसरी इसके एग्जांपल है यूनिवर्सिटीज़। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उनमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑटोनॉमस होती हैं। वो इंटरनल कंडक्ट के लिए, टीचर के अपॉइंटमेंट से लेके एग्ज़ाम के कंडक्शन से लेके इन सब तरीके की चीज़ों के लॉज बना सकती है। इनको पावर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कि आप अपने इंटरनल मैटर से रिलेटेड लॉ बना सकते हैं। तो ऐसी बॉडीज़ को क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस बॉडीज़ कहती हैं। और जो ये रेगुलेशन अपने इंटरनल मैटर्स के लिए बनाएंगी उनको क्या कहा जाएगा? ऑटोनॉमस लेजिस्लेशन। सेकंड टाइप इसका होता है जुडिशियल रूल्स। ठीक है, जुडिशियल रूल सबऑर्डिनेट अथॉरिटी, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का एक दूसरा पार्ट है। सबऑर्डिनेट
जुडिशल रूल में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर हैं लेजिस्लेट करने के लिए रिलेटिंग टू दियर इंटरनल फंक्शनिंग। अपनी इंटरनल फंक्शनिंग से रिलेटेड कोई भी रूल्स या रेगुलेशंस अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बना सकते हैं, जैसे कि फाइलिंग कैसे होगी, कौन फाइलिंग करेगा, कौन सा लॉयर फाइलिंग कर सकता है, क्या चीज़। तो इंटरनल मैटर से रिलेटेड अगर कोई भी जुडिशियल रूल्स बनाए जाते हैं तो जुडिशियल रूल्स इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। ये भी किसके लिए होते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल फाइलिंग से रिलेटेड या फिर इंटरनल वर्क से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन की दूसरी कैटेगरी हो गई, दैट इज़ जुडिशियल रूल्स। थर्ड है लोकल लॉज। लोकल लॉज कौन बनाती हैं, लोकल बॉडीज़। लोकल बॉडीज़ कौन होती हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस अपनी पर्टिकुलर एरिया के लिए अगर कोई लॉ बनाती हैं तो उनको ऑटो डेलीगेटेड, इनको सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन दिया गया है सुप्रीम लेजिस्लेशन से कि आप अपने पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए नगर निगम वगैरह या फिर विलेज पंचायत और ये सब लोग अब इंटरनल उस टेरिटरी, पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए कुछ नियम, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ बाय लॉज बना सकते हैं कि कैसे फ़िशिंग होगी या फिर जो भी चीज़ उसकी इंटरनल मैटर से रिलेटेड होगी, तो वो इन सब चीज़ों को लेके बाय लॉज बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक तरीके से ये जो लेजिस्लेशन ये करेंगे इसको क्या कहेंगे, लोकल लॉज। ठीक है, लोकल लेजिस्लेशन, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ subordinate legislation. Now we are going to study the most important subordinate legislation type, that is executive laws. अब ये क्या होता है, इंडिया में फंक्शनिंग तीन बॉडीज मेन ऑर्गन्स होते हैं। पहला है लेजिस्लेटिव, दैट इज़ द पार्लियामेंट, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, दैट इज़ द प्रेसिडेंट, और तीसरा है जुडिशरी, दैट इज़ द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब क्या सीन है कि पार्लियामेंट बहुत से लॉज बनाती है, पार्लियामेंट के पास पावर है बहुत से लॉज को बनाने की। ठीक है, मेन पॉलिसी बनाने की और इन सब चीज़ों को बनाने की। तो पार्लियामेंट का मेन काम क्या है, पार्लियामेंट किस तरीके के मेन लॉज बनाती है। पार्लियामेंट के पास कोई लॉ बनने के लिए आया तो वो उसमें लॉ पूरी तरीके से डिटेल में पार्लियामेंट नहीं बनाता है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर लॉ की हर छोटी से छोटी एक डिटेलिंग में काम करे। ठीक है, तो पार्लियामेंट बेसिकली क्या करता है, पार्लियामेंट सिर्फ और सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक पॉलिसी, फंडामेंटल पॉलिसी और उसके इनेक्टमेंट पे काम करता है सिर्फ, कि अगर कोई लॉ बनना है तो उसके पीछे क्या प्रियम्बल होगा, क्या सोच है, और क्या क्या बेसिक प्रोसीजर्स होंगे, क्या क्या बेसिक इनेक्टमेंट, क्या इसको इनेक्ट कौन करेगा, इनेक्ट पार्लियामेंट करेगा। तो ये क्या करती है, एक जनरल बॉडी बना देती है लॉ की, कि जनरली ये लॉ है, ये पर्टिकुलर्स में प्रोसीजर्स होंगे, वो इतनी डिटेलिंग में नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है, इसके रीजंस हम बात को पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर जब ये एक पूरा जनरल लॉ बना देती है कि ये लॉ है, ये प्रोसीजर है, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जब वो बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा कर देती है तो पार्लियामेंट फिर क्या करती है, उसकी डिटेलिंग में नहीं जाती है। उसकी डिटेलिंग का काम किस देती है, उसकी डिटेलिंग का काम दिया जाता है एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ को। अब एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ कौन कौन सी होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ का मतलब हो गया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट और कमिटीज़ रिलेटेड टू द पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ होती हैं लॉ को डिटेलिंग में बनाने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसेज भी होते हैं। अब इसका एग्जांपल ऐसे समझ लो, कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड लॉ बन रहा है तो उन्होंने एक बेसिक फ्रेमवर्क, पार्लियामेंट में एक बेसिक फ्रेमवर्क बहस होकर खड़ा हो गया कि ये इस चीज़ का ये मोटिव है इस लॉ को बनाने का, ये इसके बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे, ये इसमें रूल्स होंगे, ये इसमें प्रोसीजर्स होंगे। अब बस एक जनरल बॉडी और जनरल एक्ट खड़ा कर दिया गया, उसकी डिटेलिंग वो नहीं करेगा। उसकी डिटेलिंग कौन करेगा, एचआरडी डिपार्टमेंट करे या फिर कोई सा भी उससे एजुकेशन से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट ऑफिस हो वो करेगा उसकी डिटेलिंग। ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी, पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स उसको एग्जीक्यूट करेंगे जिनके लिए वो लॉ बनाया गया है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो एचआरडी और उससे रिलेटेड जो निचले स्तर के डिपार्टमेंट्स होंगे उनको उसको एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, तो जब भी delegated legislation is a kind of subordinate legislation in which power is delegated to executive by the supreme legislative to make laws. तो यानी कि इसमें जो निचले लेवल की एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं एट द एंड ऑफ द डे जिनको उस चीज़ को एग्जीक्यूट कराना है, बेसिकली ऐसा समझ लीजिए कि पार्लियामेंट जो है वो एक थियोरेटिकल स्ट्रक्चर उसने खड़ा कर दिया, तो अब उसको अगर प्रैक्टिकलिटी में लेकर आना है तो प्रैक्टिकलिटी में कौन लेकर आएगा, एग्जीक्यूटिव बॉडीज, जो उसको निचले स्तर पे एग्जीक्यूट कराएंगी। तो जो डिटेलिंग का काम होगा उससे रिलेटेड, उस लॉ को इनेक्ट कराने से या एनफोर्स कराने से या एग्जीक्यूट कराने से
रिलेटेड जो भी डिटेलिंग का काम होगा, छोटे मोटे जो भी लॉज बनाने होंगे, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है पार्लियामेंट, दैट इज़ द सुप्रीम बॉडी, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी। लेकिन उसको एग्जीक्यूट कराना, छोटी छोटी डिटेलिंग करना सुप्रीम लेजिस्लेशन का काम नहीं है, क्योंकि अगर वो ये काम करने के लिए बैठ जाएगा तो इसमें बहुत से वक्त लगेगा। ठीक है, तो अब बेसिकली समझ में आ गया डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है। जब भी कोई सुप्रीम लेजिस्लेशन, दैट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन दिस केस, कोई छोटी बॉडी के ऊपर, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ के ऊपर, जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ पार्लियामेंट की हो गई, उनको जब कोई पावर डेलीगेट करती है लेजिस्लेट करने की, ठीक है, डिटेलिंग करने की, उस लॉ की जो बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया है, ठीक है, उस टाइप की डेलीगेशन को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज अ काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन in which power is delegated to executive by the supreme legislative। ठीक है, अब इस चीज़ के रीजंस क्या है, वी विल स्टडी अबाउट द रीजन। सबसे पहला रीज़न है वांट ऑफ टाइम। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम बॉडी है, पार्लियामेंट एक सुप्रीम बॉडी है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जो भी लॉ बनाए उसकी छोटी 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 रेगुलेशंस को, रूल्स को, एग्जीक्यूशंस को, सब चीज़ों की डिटेलिंग करे, क्योंकि उसके पास बहुत से पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं डील करने के लिए, बहुत सी फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं डील करने के लिए, और भी बहुत से लेजिस्लेशंस होते हैं डील करने के लिए। ठीक है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हर लॉ के ऊपर एक छोटी छोटी डिटेलिंग करने बैठे। 10 ब्रॉड प्रिंसिपल्स आर मेड, और रेस्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव को दे दिया जाता है। सिर्फ एक ब्रॉड प्रिंसिपल बना दिया जाता है, उसके बाद जो भी काम करने को दे दिया जाता है वो एग्जीक्यूटिव को दे दिया जाता है कि भाई अब तुम इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी तुम्हें लॉ बनाना है वो तुम बनाओ। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है, टेक्निकलिटी ऑफ मैटर्स। पार्लियामेंट में एक मुद्दे पर बहस हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा वहाँ पर लॉयर ही खड़ा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सी टेक्निकलिटीज़ होती हैं लॉ की जो पार्लियामेंटेरियंस को पता नहीं होती है। ठीक है, उनके पास एक आइडिया आया, कोई प्रॉब्लम आई उनके पास, उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने लॉ बनाया, एक बेसिक प्रिंसिपल बनाने की उन्होंने खड़े करने की उन्होंने कोशिश करी, और वो एक बेसिक प्रिंसिपल उन्होंने खड़ा कर दिया। अब उसके एग्जीक्यूशन में क्या क्या लीगल या फिर लॉजिकल टेक्निकलिटीज़ होंगी, वो सारा काम इतना टाइम नहीं है कि वो उन टेक्निकलिटीज़ को डील करें। ठीक है, तो टेक्निकलिटी इज़ द अनदर रीज़न वाई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज़ इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज़ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को बनाने की है एमरजेंसी। एमरजेंसी के टाइम में क्या होता है कि क्विक डिसीजन लेने का ज़रूरत होती है, और क्विकली उन डिसीजंस को एग्जीक्यूट कराने की ज़रूरत होती है ऑल ओवर द कंट्री। तो उसमें इतना टाइम नहीं होता। अगर पार्लियामेंट खुद से सारी चीज़ें करने बैठ जाएगी तो फिर एमरजेंसी के टाइम में वो और इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले पाएगी। दैट्स वाई देयर इज़ अ नीड टू फॉर्म डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि मान लो कोई लॉ बना दिया और पार्लियामेंट उसको बनाने बैठ रही है, उसकी डिटेलिंग काम करने बैठ रही है, कल कला को ज़रूरत पड़ती है कि फ्यूचर में इसको प्रैक्टिकली करने के लिए, भाई कोई अगर लेजिस्लेशन बन रही है वो तो थियोरेटिकल है, उसको एग्जीक्यूट कराना प्रैक्टिकलिटी होगी। अब मान लो लेजिस्लेशन तो उन्होंने पूरी डिटेलिंग में बनानी शुरू कर ली पार्लियामेंट, अब कल को ज़रूरत पड़ रही है कि भाई इस चीज़ को चेंज करना है, तो क्या पार्लियामेंट यही काम करती रहेगी कि फ्यूचर में उसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए उसके अंदर डेवलपमेंट्स ही करती रहेगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इन फ्लेक्सिबिलिटीज़ को बनाने के लिए एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ अपने हिसाब से उसको, उसमें जो भी डिटेलिंग करनी होती है, जो भी चेंजेस करनी होती है, उस टू मेक इट मोर प्रैक्टिकल। ठीक है, तो वो सारे फ्लेक्सिबिलिटी के काम कौन करेगी, एग्जीक्यूटिव करेगी। ठीक है, तो इसीलिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का चौथा रीज़न है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्यूचर डिपेंडेंस की चीज़ें। पांचवा है लोकल डिपार्टमेंट, लोकल मैटर्स। इसमें क्या होता है कि इंडिया के अंदर हज़ारों डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के जो कि काम कर रहे हैं। अब कोई लॉ बना, अब उस डिपार्टमेंट को उसको एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, अब उस डिपार्टमेंट के कुछ इंटरनल मैटर्स भी होंगे। ठीक है भाई, तो फिर गवर्नमेंट का काम क्या था, गवर्नमेंट को नीड सॉर्ट हुई, गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बना दिया। फॉर एग्जांपल एजुकेशन के लिए कोई डिपार्टमेंट बना दिया, फॉर एग्जांपल फसलों के लिए, किसानों के लिए कोई डिपार्टमेंट बना दिया, लॉ पास करके उन्होंने एक डिपार्टमेंट बना दिया। अब क्या वो उस डिपार्टमेंट की डिटेलिंग करने में बैठेगा? नहीं, इतना टाइम उसके पास नहीं है। तो जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडीज उस डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई होंगी, वो खुद ही लोकल लॉज बनाएंगी उस डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग को लेकर, क्योंकि इंडिया में हज़ारों डिपार्टमेंट है, हर किसी डिपार्टमेंट का बाय लॉज, रेगुलेशंस, रूल्स नहीं बनाया जा सकता पार्लियामेंट के द्वारा। तो इसीलिए द फिफ्थ रीज़न इज़ लोकल मैटर्स। ठीक है, डिपार्टमेंट के इंटरनल मैटर्स को कैसे डील किया जाएगा, कौन सी बॉडी का क्या काम होगा, ये सारी चीज़ें सुप्रीम लेजिस्लेशन नहीं कर सकती। इसलिए दैट इज़ अनदर नीड फॉर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है,
तो आई होप अब समझ में आ गया हो कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, क्या क्या रीजंस हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को बनाने के लिए। नाउ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में पढ़ने के बाद कुछ इसके डेंजर्स भी हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के, जो प्रोफेसर कीत ने दिए हैं, वो भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। वाइड पावर्स मे बी अज्यूम्ड देन ग्रांटेड। पहला सबसे इम्पोर्टेंट डेंजर इसका ये है कि जितनी पावर सुप्रीम लेजिस्लेशन ने उसको दी है, कभी कभी हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि एग्जीक्यूटिव ये मान ले कि मुझे उससे ज़्यादा पावर्स दी गई हैं और वो अपने पावर का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल भी कर सकती है। ठीक है, तो ये एक डेंजर है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। मान लो बनाने के लिए पावर दी है, लेकिन अब बिल्कुल एक तरीके से डिस्क्रिप्शन तो है नहीं, तो वो अज्यूम कर सकती है कि मेरे पास इस चीज़ की पावर है, और कभी कभी एक्स्ट्रा पावर भी वो यूज़ कर सकती है। सेकेंडली, पार्लियामेंट गेट्स इनएडिकेट टाइम टू स्क्रूटनाइज द रेगुलेशन। पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने दी गई डेलीगेटेड पावर को, जिस भी एग्जीक्यूटिव बॉडी को वो पावर दी गई है, उसको स्क्रूटनाइज करे। तो अगर स्क्रूटनी, क्योंकि भाई बहुत वाइड लेवल पर काम हो रहा है, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, तो इतने सारे डिपार्टमेंट है, तो गवर्नमेंट ज़रूरी नहीं है कि हर डिपार्टमेंट के बाय लॉज को, रेगुलेशंस को, एक्ट को स्क्रूटनाइज कर सके। तो दिस इज़ अनदर डेंजर टू द डेलीगेशन। ठीक है, और तीसरा है सम रेगुलेशंस अटेम्प्ट टू डिप्राइव द सब्जेक्ट। कुछ डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस ऐसे भी हो सकते हैं जो कि सब्जेक्ट से बिल्कुल हटके बने, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे पास पावर है, हम इस चीज़ को भी चेंज कर सकते हैं, उस चीज़ को भी चेंज कर सकते हैं। एक्सेस ऑफ पावर के चलते कभी कभी ये भी हो सकता है कि रेगुलेशंस को, जो मेन सब्जेक्ट था, उससे ही डिप्राइव हो जाए। तो ये कुछ डेंजर्स हैं जो कि रिलेटेड थी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के, जो कि किसी भी डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के सामने आ सकती हैं। ठीक है, अगला क्या है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इन इंडिया। ठीक है, अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इन इंडिया कैसे डील करता है, तो ये इस केस में री डेली लॉस केस, इस केस में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन डील किया है सुप्रीम कोर्ट ने। पावर टू लेजिस्लेट ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक बिलोंग्स टू पार्लियामेंट एंड दस इट कांट डेलीगेट दिस पावर। Essential functions of legislature is the determination of legislative policy and enacting that policy. Thus, laying down policy and enacting it can't be legislated. But once laid down policy and its standard is established, then executive can be given power to legislate. इस चीज़ का मतलब क्या हुआ कि इंडियन पार्लियामेंट का जो बेसिक लॉ, बेसिक काम है, ठीक है, बेसिक काम क्या है, सब्जेक्ट्स इनेक्टेड हैं हमारी लिस्ट में कि किस पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, किस पे स्टेट लॉ बना सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट्स पहले से अनलिस्टेड है। ठीक है, तो उन पर्टिकुलर टॉपिक पर उस लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट या यूनियन लिस्ट या स्टेट लिस्ट या जो भी लिस्ट सोवेन सुप्रीम लेजिस्लेशन के पास है, जैसे कि पार्लियामेंट को केस ले लो, तो यूनियन लिस्ट पर, कॉन्करेंट लिस्ट पे वो लॉ बना सकता है, पॉलिसी मेकिंग कर सकता है। ठीक है, तो अब उसके पास पावर है पॉलिसी मेकिंग करने की उन पर्टिकुलर टॉपिक पे। ठीक है, तो उन पर्टिकुलर टॉपिक पे जो भी पॉलिसी लेट डाउन करनी है, जो भी लॉ बनाना है, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है, वो सिर्फ पार्लियामेंट ही बनाएगा, और उसको, उस बेसिक स्ट्रक्चर को या फिर उस लॉ को इनेक्ट भी पार्लियामेंट ही करेगा। ये पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है बाय वर्च्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस पावर को पार्लियामेंट डेलीगेट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन एज सुन एज उसने पॉलिसी को उस पर्टिकुलर टॉपिक पे लेट डाउन कर दिया, और उस बेसिक स्ट्रक्चर को या तो फिर उस फंडामेंटल लॉज को या फिर रूल्स को या फिर लॉज को, रेगुलेशंस को उसने एक बार बेसिक एक स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, तो अब इस केस में इट कैन बी पॉसिबल कि एक बार इस्टेब्लिश करने के बाद, जनरल लॉ बनाने के बाद, अब एग्जीक्यूटिव के हाथ में काम दिया जा सकता है, अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की जा सकती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल सी बात ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिसी मेकिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड और उसको इनेक्ट करना, उस एक्ट को बनाना, बेसिक स्ट्रक्चर को बनाना, उस एक्ट के प्रिंसिपल्स को लेट डाउन करना किसका काम है, पार्लियामेंट का काम है।
उसको इनेक्ट करना किसका काम है? पार्लियामेंट का काम है। तो इन चीज़ों को पार्लियामेंट डेलीगेट नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर वो डेलीगेट करता है तो देन इट विल बी अल्ट्रा वायर्स, ठीक है। तो उसको वो डेलीगेट नहीं कर सकता है। हाँ, जैसे ही पॉलिसी लेट डाउन हो जाती है और उसको इनेक्ट कर दिया जाता है, उसके बाद जो भी उसके अंदर चेंजेस करना है अपने हिसाब से छोटे लेवल पे उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, एग्जीक्यूट कर तब एग्जीक्यूटिव को पावर डेलीगेट की जा सकती है। लेकिन जो मेन काम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है यूनियन लिस्ट पे कोई पॉलिसी मेकिंग करना, वो पार्लियामेंट का काम है और पार्लियामेंट ही करेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ चेक्स हैं। इन इंडिया देयर इज ऑल्सो चेक ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मेन फंक्शन वही है जो मैंने अभी आपको बता दिया, जिसको डेलीगेट नहीं किया जा सकता है। अगर इस चीज़ को डेलीगेट किया जाता है, क्या बताया मैंने, लेजिस्लेटिव पॉलिसी मेकिंग को, इनेक्टिंग को अगर लेजिस्लेट किया जाता है कॉन्करेंट लिस्ट या फिर यूनियन लिस्ट से रिलेटेड, तो भैया ये सीधा सीधा अल्ट्रा वायर्स है, क्योंकि ये कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जा रहा है, ठीक है। तो ये डेलीगेशन नहीं हो सकती है। ये तो हो गई पार्लियामेंट के ऊपर चेक। अब आते हैं दूसरी, यानी कि एग्जीक्यूटिव, जिसको पावर लेजिस्लेट डेलीगेट की जा रही है। अब उसके ऊपर क्या चेक है? इफ़ इन मेकिंग अ रूल द स्टेट ट्रांजेक्ट्स इट अथॉरिटी, द रूल विल बी इनवैलिड, ठीक है। अगर कोई लॉ बनाते हुए कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी अपनी पावर को एक्सीड करती है तो देन द रूल विल बी इनवैलिड। तो पहला वाला पार्लियामेंट पे था कि पार्लियामेंट पॉलिसी मेकिंग और एनेक्टिंग अगर नहीं करती है और उसकी की पावर डेलीगेट करती है तो वो भी अल्ट्रा वायर्स है। और अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी अपनी पावर को एक्सेस करती है, अपनी पावर जो उसको डेलीगेशन की पावर दी गई है उस डेलीगेशन पावर को एक्सेस करती है एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो वो रूल जो बनेगा उस डेलीगेटेड पावर के एक्सेस में वो इनवैलिड होगा। ये किस केस में हेल्ड हुआ था? दिस वाज हेल्ड इन राज नारायण वर्सेस चेयरमैन पीए कमेटी 1954। होप कि अब समझ में आ गया होगा कि लेजिस्लेशन क्या होती है। तो इसी के साथ हमारी तीनों चीज़ें पूरी हो गई, कस्टम हमारे पूरे हो गए, हमारा लेजिस्लेशन कंप्लीट हो गया और हमारा प्रेसिडेंट कंप्लीट हो गया। तो तीनों सोर्सेज ऑफ लॉ जो कोर्स में है वो तीनों की तीनों कंप्लीट हो चुकी हैं।